क्लास 9th साइंस का, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एंशियंट इंडियन या ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे वो ऑलवेज इन चीज के बारे में बहुत ही वंडर्ड रहते थे, या अननोन, मतलब इन चीजों के बारे में वंडर्ड थे कि जो अननोन या अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर है वो क्या चीज है। आइडिया जो था डिविजिबिलिटी का मैटर के, वो कंसिडर किया गया है बहुत साल पहले से। इस चीज को माना गया है, कह सकते हैं अराउंड 500 BC से ये चीज चल रही थी। एक इंडियन फिलोसोफर महर्षि कानड पॉस्टुलेट किया था इन्होंने कि अगर हम किसी मैटर को या किसी पदार्थ को डिवाइड करते जाएंगे, बिल्कुल डिवाइड, जैसे कोई बड़ा पदार्थ है जिसको हमने डिवाइड किया है, देन उसके छोटे पार्टिकल को अगेन डिवाइड किया स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में, तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब हम एक इतने मतलब स्मॉल पार्टिकल को अपने पास पाएंगे कि जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। वो पार्टिकल जिसके दो पार्ट होना इम्पॉसिबल है, ऐसे पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसोफर पकुधा कत्यायामा, इन्होंने एलोब्रेट किया था इस डॉक्ट्रीन को और कहा था कि ये पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट होते हैं कंबाइंड फॉर्म में, जो हमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर देते हैं। उसी सेम ईरा में एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो पार्टिकल जो ऑब्टेन हुआ है वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। सेम थिंग जो ऊपर हमारे महर्षि कानड ने की थी और हमारे दूसरे जो थे पुकाधा कत्यायामा, उन्होंने की थी, वही चीज इन्होंने भी यहाँ पर फाइंड आउट की थी कि उससे अगर हम फर्दर डिवाइड ना कर पाए तो वो छोटा वाला जो पार्टिकल हमें मिलेगा वो एटम होगा। तो डेमोक्रिटस ने उस इंडिविजुअल पार्टिकल को एटम कहा था, मीनिंग जिसका होता है इंडिविजुअल। और ये सारे बेस थे फिलोसॉफिकल कंसिडरेशंस के ऊपर। इसमें बहुत सारी एक्सपेरिमेंट जो थी उन्हें वैलिडेट करना पड़ा, एक्सपेरिमेंटल वर्क जो था वो वैलिडेट इस आइडिया को नहीं कर पा रहा था। 18th सेंचुरी तक इस चीज के ऊपर फाइनल निष्कर्ष जिसे हम बोलते हैं वो नहीं निकल पा रहा था, पर बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, और नेचुरली जो होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं इन फाइंडिंग आउट हाउ एन एलिमेंट्स कंबाइन, किस तरह से कंबाइन किए जाते हैं और क्या होता है उनके साथ जब वो कंबाइन होते हैं। एंटोनी लेवोइसियर ने फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस को लेट डाउन किया था और उन्होंने एस्टैब्लिश किए थे 2 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब हम देखेंगे ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे क्या। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 2 लॉज हमें दिए हुए हैं जो एस्टैब्लिश किए थे काफी मशक्कत के बाद या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद लेवोइसियर और जोसेफ प्रॉस्ट ने। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या कोई चेंज होता है मास के अंदर जब कोई केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन वहां पर होती है उसके साथ में, तो ये हमारा पहला था लॉ, जिसमें हमें एक एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है। हमें 2 सेट्स लेने हैं केमिकल्स के, जैसे एक्स और वाई हमने लिया है। एक्स में कॉपर सल्फेट, वाई में सोडियम कार्बोनेट, एक्स में बैरियम क्लोराइड, वाई में सोडियम सल्फेट, एक्स में लीड नाइट्रेट, वाई में सोडियम क्लोराइड। इस तरह के हमें क्या किए, हमने सेट लिए हुए हैं। अब आपको प्रिपेयर करना है सेपरेटली 5% सोल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ द सब्सटेंस। सेपरेटली मतलब आपको एक्स और वाई के दोनों सब्सटेंस को 5% सोल्यूशन बना लेना है, जैसे एक्स और वाई में से, लेकिन हाँ जो हमें ऊपर दिए हैं वैसे ही सेट आपको बनाना है। कॉपर सल्फेट ले रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट ही लें उसके साथ में, इस तरह से। अब लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन जो है वाई का एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपको लेना है, और कुछ सोल्यूशन एक्स का जो है इग्निशन ट्यूब के अंदर लेना है, जैसे यहाँ पर हमें डायग्राम में बताया गया है। आपको एक और काम करना है कि इग्निशन ट्यूब जो है उसको हैंग करना है आपको फ्लास्क के अंदर केयरफुली, और देखना है कि सॉल्यूशन जो है वो मिक्स ना हो। अब आपको एक कॉर्क को फिक्स करना है उस फ्लास्क के ऊपर। आप डायग्राम में देख सकते हैं कॉर्क लगा हुआ है जिसे पूरी तरह से फिट कर दिया है फ्लास्क के अंदर। एक थ्रेड के सहारे से हमने एक स्मॉल इग्निशन ट्यूब जिसके अंदर हम सॉल्यूशन एक्स लिया हुआ है वो डाल के इसके अंदर रख दिया है, और हमारे फ्लास्क के अंदर सॉल्यूशन वाई है, कोनिकल फ्लास्क लिया है हमने। और ये इस तरह से हमने इस प्रोसेस को किया है, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि वेट ऑफ द फ्लास्क जो है वो आपको देखना है उसके कंटेंट्स के साथ में कैसा है। वेट ऑफ द फ्लास्क जो है उसके कंटेंट के साथ में आपको केयरफुली मेजर करना है। अब टिल्ट कीजिए, थोड़ा सा आपको उस फ्लास्क को टिल्ट करना है ताकि सॉल्यूशन एक्स और वाई जो है वो थोड़े एक दूसरे के साथ मिक्स हो पाए। अगेन वेट कीजिए आप उस फ्लास्क का, क्या होगा, क्या रिएक्शन उस फ्लास्क में होगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन वहां पर होगी क्या, ये आपको पता चलेगा इससे। और अगर आपने वो कॉर्क जो पुट किया है उसके माउथ पे, वो आपने क्यों किया है, क्या मास ऑफ द फ्लास्क जो है या उसके कंटेंट जो है वो चेंज होंगे, तो ये चीजें हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चलेंगी।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है कि मास जो है वो ना तो क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो हमेशा वैसा का वैसा होता है, बस वो अपने स्टेट को चेंज करता है। स्टेट या फिर किसी और सब्सटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बट हाँ वो ना तो क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय, वो जो मास है वो वैसा का वैसा ही रहता है। अब सेकेंड हमारा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। प्रपोर्शन जो है किसी भी एलिमेंट्स को बनाने के लिए लगने वाली चीज का वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो लेवॉइसियर ने अदर साइंटिस्ट के साथ मिलकर इस चीज को नोट किया था कि बहुत सारे कंपाउंड जो है वो कंपोज्ड किए गए हैं या बनाए गए हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से, और ऐसे सच कंपाउंड जो है या ऐसे कंपाउंड जो है सेम एलिमेंट उनके अंदर होता है इन द सेम प्रपोर्शन। जो भी एलिमेंट से सेम प्रपोर्शन में होते हैं उसका ये चीज मायने नहीं रखती कि वो कहाँ से वो कंपाउंड आया है या किसने उसे बनाया है, लेकिन एलिमेंट्स कैसे होंगे उसके अंदर के सेम प्रपोर्शन में होंगे। कंपाउंड के अंदर जैसे वाटर की बात करते हैं तो रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन ये ऑलवेज 1:8 के रेशियो में ही होता है। कोई भी सोर्स हो वाटर का, वाटर कहीं से भी लिया हो आपने, लेकिन उस वाटर का अगर आप देखेंगे कंपाउंड वाटर का रेशियो अगर देखेंगे तो 1:8 ही मिलेगा, जिसमें 9 ग्राम ऑफ वाटर डिकम्पोज किया जाता है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, और ये हमेशा इसी तरह बनता है। सिमिलरली अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं इन द रेशियो 14:3 बाय मास। कोई भी मेथड हो किसी भी सोर्स से आया हो लेकिन वो हमेशा इसी रेशियो में ऑब्टेन होगा। और इससे ये पता चलता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन जो है इसे एक डेफिनाइट प्रपोर्शन इसमें होता है, ये बताया गया है। और ये लॉ स्टेट करता है जो प्रॉस ने बनाया है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं एक डेफिनाइट प्रपोर्शन में अगर उनकी मास की बात करें तो। अगली प्रॉब्लम जो फेस की थी साइंटिस्ट ने वो एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन इस लॉ के बारे में उनको देना था, उस चीज के बारे में ब्रिटिश केमिस्ट जो जॉन डेल्टन थे उन्होंने प्रोवाइड की थी एक बेसिक थ्योरी को नेचर ऑफ मैटर के बारे में। डेल्टन ने पिकअप किया था एक आइडिया को डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर के, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ये फिलोसॉफी ही नहीं है, ये एक फिलोसॉफी है, तब तक चल रहा था। उन्होंने भी यही बात बताई कि एक फिलोसॉफी है और उन्होंने इस चीज को एटम नाम दिया। जो ग्रीक में कहा जाता है, ग्रीक में एटम नाम दिया जिसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, वो एटम है। और ये थ्योरी जो थी ये बेस्ड थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी, डेल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उन्होंने प्रोवाइड किया एक एक्सप्लेनेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन के लिए। अब हम जॉन डेल्टन के बारे में पहले पढ़ेंगे। जॉन डेल्टन जो थे वो बॉर्न हुए थे एक पुअर वेवर्स फैमिली में 1766 में इंग्लैंड में, और इन्होंने इनका करियर शुरू किया था एक टीचर के उपाधि से या टीचर के इससे शुरू किया था, और एट द एज ऑफ 12 सिर्फ 12 साल के थे तब। उसके बाद 7 साल बाद वो एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। 1793 में डेल्टन ने मैनचेस्टर को लेफ्ट किया ताकि वो टीच कर सके मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री को कॉलेजेस में। उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम या अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ जो थी टीचिंग और रिसर्चिंग में ही स्पेंड की थी। 1808 में उन्होंने प्रेजेंट किया था उनके एटॉमिक थ्योरी को जो टर्निंग पॉइंट था स्टडी ऑफ मैटर में। अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सारे मैटर्स वेदर वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो वो कंपोज किए जाते हैं स्मॉल पार्टिकल्स से जिन्हें एटम कहते हैं। और पोस्टुलेट्स जो थे इस थ्योरी के वो इस तरह से थे। सारे मैटर मेडअप ऑफ होते हैं बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स जिसे हम एटम कहते हैं उससे। एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल होता है जो क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट या आइडेंटिकल होते हैं मास के से देखें अगर तो, और केमिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मासेस होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। एटम कंबाइन होता है रेशियो में स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड, है ना। किसी भी रेशियो में होता है एटम कंबाइन और वो एक फॉर्म करता है कंपाउंड को। रिलेटिव नंबर या काइंड ऑफ एटम जो है वो कांस्टेंट होते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड में। आप इसे और ज्यादा हायरली स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। हम देखेंगे कि एटम्स जो है किस तरह से मेड किए जाते हैं स्टिल स्मॉल पार्टिकल्स से। उसके बाद हम देखेंगे कि एटम क्या है। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि मैसन बिल्डिंग वॉल्स जो होती हैं, बिल्डिंग कोई बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो कैसे बनी होती है, या वो वॉल्स ऑफ अ रूम अगर आप देखें तो कलेक्शन ऑफ जो होता है उसके अंदर रूम्स ऑफ अ बिल्डिंग्स वो कैसे बना हुआ है। बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं किसी ह्यूज बिल्डिंग के, और क्या होता है बिल्डिंग ब्लॉक अगर हम एंट हिल की बात करें, है ना। अगर
चींटियों का घर जिसे हम कहते हैं उसकी बात करें तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? बिल्डिंग ब्लॉक मतलब कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो छोटा पार्टिकल, छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल मिलकर ये एंट हिल बना है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड जो है यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक का काम कर रहा है। उसी तरह अगर हम बिल्डिंग की बात करें, किसी बड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें हमारी जो एक ईंट होती है वो एटम का काम करती है, जो एक ब्रिक होती है वो ब्रिक हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है। सिमिलरली बिल्डिंग ब्लॉक जो है सारे मैटर्स के वो क्या होते हैं? एटम। कोई भी मैटर बना हुआ है तो एटम से मिलके बना है। ये एटम्स कितने बड़े होते हैं? एटम बहुत ही स्मॉल होते हैं और ये स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप किसी चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते, उससे छोटी चीज को आप इमेजिन नहीं कर सकते या उससे किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम जब एक साथ मिलते हैं तब हमें एक लेयर मिलती है बेयरली एज थिक एज शीट ऑफ पेपर। हमारा शीट ऑफ पेपर आप देख लें या आपके नोटबुक का या बुक का पेज अगर आप देखते हैं तो ये कितना मतलब थिक होता है, आप देख सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए भी आपको मिलियंस ऑफ एटम की जरूरत पड़ेगी। तो आप सोचिए कि आप एटम्स जो है वो कितना छोटा होता होगा साइज में। एटॉमिक रेडियस अगर मेजर करें तो वो नैनोमीटर्स में होती है। 1/10⁹ मीटर दैट इज 1 नैनोमीटर, और 1 मीटर का मतलब होता है 10⁹ नैनोमीटर। रिलेटिव साइज की बात करें, अगर रेडाई इन मीटर देखें, एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे 10⁻⁻10 ये एटम ऑफ हाइड्रोजन है, 10⁻⁹ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। इस तरह से हमें दिए हुए हैं। एंट का अगर हम देखें तो 10⁻⁻2 ये इसकी रेडाई है इन मीटर। आप इस बारे में हम बहुत बार सोचते होंगे कि एटम जो है ये इतना इनसिग्निफिकेंट होता है साइज में, तो हम इसकी केयर क्यों करते हैं, हम इतना क्यों सोचते हैं एटम के बारे में? तो ये इसलिए हम सोचते हैं क्योंकि हमारा एंटायर वर्ल्ड जो है ये एटम से बना हुआ है। हम अपनी कोई भी चीज को बिना एटम के सोच भी नहीं सकते। एबल टू सी देम, हम उन्हें देख तो नहीं सकते लेकिन फिर भी वी आर अनेबल टू सी देम, पर फिर भी उनका रहना बहुत जरूरी है या उनका प्रेजेंस मायने रखता है, कॉन्स्टेंटली अफेक्ट करता है वो कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो उसको। मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं मैग्नीफाइड इमेज ऑफ सर्फेसेस ऑफ एलिमेंट की जो एटम को शो कर सकती है। जैसे आप देख सकते हैं इमेज ऑफ सर्फेस ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन के सर्फेस की इमेज हमें दी गई है। इतने छोटे छोटे एटम्स से बनकर इस तरह का कोई भी मैटर बनता है। अब हम देखेंगे व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के सिंबल मॉडर्न डे में किस तरह से हैं। तो डेल्टन ने, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूज किया सिंबल्स को ताकि वो एलिमेंट को इजीली बता सकें या ध्यान में रख सकें या कोई भी उसकी स्टडी कर सके, तो वो पर्टिकुलर उस एलिमेंट को कैसे ध्यान रखना है, तो वो चीज के लिए उन्होंने सिंबल बनाए थे बहुत ही स्पेसिफिक सेंस में। उन्होंने यूज किए थे सिंबल को किसी भी एलिमेंट के लिए ताकि डिफाइनाइट क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट भी आप बता सकें उस चीज की। और वन ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट, कोई भी पर्टिकुलर एक एटम की बात भी करें तो आप पर्टिकुलर सिंबल से उस चीज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। इसलिए बेज़ेलियस ने सजेस्ट किया था कि सिंबल ऑफ एलिमेंट जो है वो 1 और 2 लेटर्स से बने होने चाहिए। नेम ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट के नाम के ही 1 या 2 लेटर से बना हुआ उसका सिंबल होना चाहिए। हाइड्रोजन के लिए हमें सिंबल दिया गया है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। जैसे कॉपर के लिए आप देख सकते हैं C का सिंबल दिया है, लीड के लिए L का, लेड के लिए L का, प्लैटिना के लिए P का, सिल्वर के लिए S का। इस तरह से कुछ सिंबल्स उन्होंने फाइंड आउट किए थे, प्रपोज किए थे। शुरुआत में तो नेम ऑफ द एलिमेंट जो है वो डिराइव किए गए नेम ऑफ द प्लेस से जहां पर वो पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर एलिमेंट मिला गया था या ढूंढा गया था। फॉर एग्जांपल कॉपर की बात करें तो ये सिप्रस के नाम से जाना गया था। नेम्स वेर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, कुछ एलिमेंट्स के नाम कलर से जाने गए। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की बात करें तो ये इंग्लिश वर्ड है और इंग्लिश वर्ड में इसका मीनिंग होता है येलो। आज की बात करें तो IUPAC के थ्रू, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर और अप्लाइड केमिस्ट्री ने अप्रूव किया कि नेम ऑफ द एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए। बहुत सारे सिंबल्स जो थे फर्स्ट 1 और 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट के नेम से इंग्लिश में वो मतलब प्रपोज किए गए थे। फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल जो था वो ऑलवेज कैपिटल लेटर में होना चाहिए, मतलब अपर केस में होना चाहिए। वह सेकेंड लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, यानी कि लोअर केस में लिखा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को हम सिर्फ H से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल फर्स्ट लेटर अपर केस में है। एल्यूमिनियम को हम AL से डिनोट करते हैं। वेल A जो है हमारा फर्स्ट लेटर है जिसे हम अपर केस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। वेल सेकेंड L जो है वो हमारा लोअर केस में होना चाहिए क्योंकि वो सेकेंड लेटर है, स्मॉल लेटर। सिंबल कुछ एलिमेंट्स के फॉर्म किए गए थे फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम से और लेटर से अपीयरिंग लेटर इन द नेम।
नेम में जो बाद में आता है उससे भी कुछ डिनोट किए गए। एग्जाम्पल क्लोरीन, तो क्लोरीन में आप CH बोल सकते थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ, तो C लिया है हमने क्लोरीन के लिए एंड देन L लिया है, जिंक के लिए Zn लिया है। अदर सिंबल्स जो थे वो कुछ नेम ऑफ द एलिमेंट लैटिन, जर्मन या ग्रीक में जो नेम है उनके उसके ऊपर से लिए थे। फॉर एग्जांपल सिंबल ऑफ आयन अगर देखेंगे हम तो वो Fe है, और लैटिन नेम जो है आयन का वो है फेरम, तो फेरम के लिए हम Fe सिंबल यूज करते हैं आयन के लिए। सोडियम के लिए Na क्योंकि नाट्रियम है, पोटेशियम के लिए K, कैलियम है, और इसीलिए एलिमेंट जो है उनके नेम जो है यूनिक केमिकल सिंबल्स के थ्रू डिनोट किए गए थे। कुछ एलिमेंट्स के सिंबल यहाँ में दिए हुए हैं, जैसे एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar, बोरॉन B, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl। तो इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स और उनके सिंबल हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ये अबो जो टेबल हमें दिया हुआ है ये सिर्फ आपको रेफर करने के लिए, ताकि आप एलिमेंट्स की स्टडी कर सकें। इस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है या बॉदर नहीं होना है इस चीज के लिए कि आप कैसे इन चीजों को याद रखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे रिपीटेडली आप इस चीज को परफॉर्म करेंगे या इसे रिपीटेडली देखेंगे या इसके कॉन्टैक्ट में आएंगे, आप इजीली इस चीज को रिमेंबर कर सकेंगे। अब हम देखेंगे एटॉमिक मास के बारे में। तो मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट जो है डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी का, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ने जो प्रपोज किया था वो है कि एटॉमिक मास क्या है। अकॉर्डिंग टू हिम सारे एलिमेंट या ईच एलिमेंट उनके पास अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास होती है। और थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस जो है, ये वाली जो थ्योरी थी, उन्होंने एज वेल एज साइंटिस्ट जो प्रॉम्प्ट कर रहे थे टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, उन्होंने डिटरमाइन किया कि मास ऑफ इंडिविजुअल एटम जो है वो रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क है। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो डिटरमाइन किया जा सकता है यूजिंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है उससे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया किसी कंपाउंड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, जिसका सिंबल है CO। ये फॉर्म होता है कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक, मतलब C कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन होता है जब 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर्म होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO। अदर वर्ड्स में देखें तो कार्बन कंबाइन होता है 4/3 टाइम्स द मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ। सपोज अगर हम कहें कि एटॉमिक मास यूनिट जो डिफाइन किया जाता था, एब्रिवेट किया जाता था पहले AMU से, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, पर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट IUPAC उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से इसे U डिनोट किया जाता है आज के अभी के ड्यूरेशन में, मतलब यूनिफाइड मास कहा जाता है, और ये बिल्कुल इक्वल होता है टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। Then we would assign carbon an atomic mass, और इसीलिए हम उसका कार्बन का एटॉमिक मास हमने 1.0 U लिया है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 1.33 U लिया है। ये बहुत ही कन्वीनियंट है इस तरह के नंबर्स को फाइंड आउट करना एज अ होल नंबर और एज नियर अ होल नंबर एज पॉसिबल। आप जब सर्च करेंगे बहुत सारे एटॉमिक मास यूनिट को, तो साइंटिस्ट ने इनिशियली टुक किया था या लिया था 1/16 ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन एज अ यूनिट के लिए उन्होंने इस चीज को कंसिडर किया था। और ये इसलिए कंसिडर किया था, 2 रीजंस थे उसके लिए। पहला है कि ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ में, और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स भी फॉर्म होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और ये एटॉमिक मास यूनिट जो है ये मासेस हमें दे सकता है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के एज अ होल नंबर। हाउएवर 1961 में यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया एटॉमिक मास यूनिट को कार्बन 12 आइसोटोप को, जो चूज किया गया एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मास। One atomic mass unit of one atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12। मतलब उसमें उन्होंने क्या कंसिडर किया था कि एक एटॉमिक मास यूनिट अगर आप लेंगे तो वो एक मास यूनिट होगा इक्वल टू एक्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। और रिलेटिव एटॉमिक मास जो था सारे एलिमेंट्स का, वो फाउंड किया गया विद रिस्पेक्ट टू एटम ऑफ कार्बन 12। तो उनको लेकर ही हम किसी भी रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड कर सकते हैं अगर आप यूज करते हैं, या कार्बन के रिस्पेक्ट में, कार्बन 12 आइसोटोप के रिस्पेक्ट में ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक फ्रूट सेलर है जो सेल कर रहा है फ्रूट, तो उसके पास कोई स्टैंडर्ड वेट नहीं है, तो उन्होंने एक वाटरमेलन को लिया है और कहा है कि इसका मास इक्वल है 12 यूनिट्स के बराबर। मतलब 12 वाटरमेलन यूनिट जो अगर आप लेंगे तो 12 फ्रूट मैं इसके बदले में आपको दूंगा। उन्होंने 12 इक्वल पीसेस जो है वाटरमेलन के किए और उसी को उन्होंने स्टैंडर्ड वेट की तरह यूज किया है एक एक फ्रूट को बेचने के लिए, रिलेटिव टू द मास ऑफ 1 पीस ऑफ वाटरमेलन। अब वो सेल कर रहे हैं फ्रूट को रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट के थ्रू या FMU के थ्रू, जैसे हमें फिगर में शो किया गया है।
ए में हमें होल वाटरमेलन है, बी में उसके स्लाइसेस किए हुए हैं और सी में एक स्लाइस बताया गया है। और यहाँ हमें डी में बताया कि एक स्लाइस का मतलब है 2 एप्पल्स या 2 फ्रूट जो है वो देगा। और इसी तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास जो हमने पढ़ा ऊपर, कार्बन 12 जो है हमारा आइसोटोप, वो बिल्कुल वाटरमेलन की स्लाइस का काम कर रहा है, वाटरमेलन का काम कर रहा है। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट वो डिफाइन किया गया है एज एन एवरेज मास ऑफ द एटम, और ये कंपेयर किया जाता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट हमें यहाँ दिए हैं। एलिमेंट जैसे हम देखें हाइड्रोजन, तो उसका एटॉमिक मास है 1U, दैट इज यूनिफाइड मास। उसके बाद में हमें डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट के दिए हैं। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम 40। इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है आपको, इसलिए ट्राई टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स। और किस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, इसका कुछ ट्रिक्स आप सोच लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पॉसिबिलिटी है कि वो इस चीज को आपको पूछ सकते हैं। हाउ डू एटम एग्जिस्ट? अब एटम्स जो है वो एग्जिस्ट कैसे होते हैं? एटम जो है बहुत सारे एलिमेंट्स के वो एबल नहीं होते टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं हो सकते। एटम फॉर्म मॉलिक्यूल्स, वो क्या करते हैं, सब मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं या आयन बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स और आयन एग्रीगेट होते हैं लार्ज नंबर में टू फॉर्म अ मैटर, और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स या आयंस जब लार्ज नंबर में मिलते हैं तो मैटर बनता है, जिसे हम फील भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल क्या है। तो मॉलिक्यूल इन जनरल देखें तो ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स होता है जो केमिकली बॉन्ड होते हैं एक दूसरे के साथ में, या तो टाइटली हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस से। मॉलिक्यूल को डिफाइन किया जा सकता है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम और अ कंपाउंड जो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए और शो करता है सारी की सारी प्रॉपर्टीज उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट अगर देखें या डिफरेंट एलिमेंट देखें, वो ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं। मतलब मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए एक एलिमेंट का या अदर एलिमेंट के एटम्स जो हैं, एटम सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट्स के भी एटम्स ज्वाइन हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स बनने के लिए। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है सेम टाइप ऑफ एटम से। मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट जैसे कि आर्गॉन की बात करें, हेलियम की बात करें, तो ये ओनली 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट से बने होते हैं। वो पर्टिकुलर एलिमेंट एक एटम से होता है, उससे बने होते हैं। पर ये केस होता है बहुत ही नॉन मेटल्स के लिए, विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स के साथ ये केस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कंसिस्ट होता है 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन से, और इसीलिए उसे डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, O2 के फॉर्म में मिलता है। वह अगर 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो यूनाइट होते हैं इनटू अ मॉलिक्यूल, तीनों की तीनों एक साथ मिलते हैं, और इंस्टेड ऑफ यूजुअल 2 वी गेट O3 दैट इज ओजोन। नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मॉलिक्यूल को, और उसे एटोमिसिटी बताया जाता है या कहा जाता है। कितने नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं या मिलाए गए हैं एक मॉलिक्यूल बनने के लिए, वो उस पर्टिकुलर एटम की क्या होती है, एटोमिसिटी होती है, एलिमेंट की एटोमिसिटी होती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल और कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे कार्बन की बात करें तो सिंपल स्ट्रक्चर इनका नहीं होता, पर ये कंसिस्ट होते हैं बहुत ही लार्ज और इनडिफाइंड नंबर ऑफ एटम से जो बॉन्ड किए जाते हैं एक दूसरे के साथ में। एटोमिसिटी कुछ एलिमेंट्स की हमें यहाँ दी गई है टेबल में। जैसे हम टाइप्स ऑफ एलिमेंट में नॉन मेटल की बात करें, आर्गॉन हेलियम हमने अभी ऊपर देखा जो मोनो एटॉमिक है, उसमें एक सिंगल एटम लगता है। वेल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन की बात करें तो ये डाई एटॉमिक है। फॉस्फोरस की बात करें तो टेट्रा एटॉमिक है, और सल्फर हमारा पॉली एटॉमिक है। मेटल्स में सोडियम, आयन, एल्यूमिनियम, कॉपर सारे ही मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जब वो ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ एक डिफिनाइट प्रोपोर्शन में टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, है ना। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनाने के लिए उन्हें एक डिफिनाइट प्रोपोर्शन में मिलना जरूरी होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हमें यहाँ दिए गए हैं। 3.4 में आप देख सकते हैं कंपाउंड जैसे वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है जिनका रेशियो 1:8 है। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है 3:8। एक्टिविटी यहाँ दी हुई है, आपको 3.4 को रेफर करना है रेशियो के लिए किसी भी मास ऑफ एटम के लिए जो प्रेजेंट है इन मॉलिक्यूल, और टेबल 3.2 के जो एटॉमिक मासेस है एलिमेंट्स के उनका यूज करके आपको फाइंड करना है रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड
ऑफ गिवन 3.4। टेबल 3.4 में जो दिए हुए हैं कंपाउंड्स उनको फाइंड आउट करने के लिए या आपको रेशियो ऑफ नंबर, रेशियो बाय नंबर्स ऑफ एटम आपको फाइंड आउट करना है इन एलिमेंट्स के। रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स जो है वाटर मॉलिक्यूल के लिए वो हमें नीचे दिया हुआ है, किस तरह से फाइंड आउट किया है। जैसे एलिमेंट हम H और O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगता है हमें वाटर के लिए। रेशियो देखें तो H का 1 लिया है, एटॉमिक मास भी 1 है, मास रेशियो 1/1 दैट इज 1। और ऑक्सीजन में है रेशियो बाय मास 8 है, एटॉमिक मास O2 के फॉर्म में होता है इसलिए 16 है, और ये हम 8/16 मतलब हाफ मिलेगा। और सिंपलेस्ट रेशियो हमारा आएगा इसमें 2 और 1 मतलब 2:1। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1, ये जब मिलते हैं एलिमेंट मिलते हैं तो उसके बाद हमारा वाटर बनता है। इसलिए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो H2O जो हम कहते हैं वाटर का फॉर्मूला है तो वो है H2O मतलब H के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज आयन। आयन क्या चीज होती है? तो कंपाउंड जो होते हैं वो कंपोज होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स से, जिनके अंदर चार्ज स्पेसीज होती हैं। ये चार्ज स्पेसीज को हम आयंस कहते हैं। आयन जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ये नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज आयन को हम एनायन कहते हैं, वेल पॉजिटिवली चार्ज आयन कैटायन होते हैं। एक एग्जांपल अगर हम ले सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl का, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है पार्टिकल को। पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन इनके अंदर होते हैं Na पॉजिटिव के फॉर्म में, और नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन आयन होते हैं, क्लोराइड आयन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव। और आयन जो है वो कंसिस्ट होते हैं सिंगल चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम से भी, जिनके ऊपर नेट चार्ज होता है। ग्रुप ऑफ एटम जो कैरी करते हैं एक चार्ज को, उसे हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। सेम चार्ज जिसमें होता है हम कह सकते हैं। और हम इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आयन के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। एक टेबल हमें यहाँ दिया है जिसमें हमें आयनिक कंपाउंड के बारे में दिया गया है। आयनिक कंपाउंड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूट होता है कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिला होता है। ये एलिमेंट्स इसमें जरूरी हैं और इनका रेशियो होता है 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड भी दिए हैं और उनके रेशियो भी दिए हैं। तो ये कुछ आयनिक कंपाउंड्स है जिसमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। 3.1 पॉइंट जिसका नाम है राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। किस तरह से आप केमिकल फॉर्मूले को लिख सकते हैं? तो केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसके कंपोजिशन का। केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट कंपाउंड्स का रिटर्न किया जाता है बहुत ही इजी वे में, और इसके लिए इस एक्सरसाइज के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा सिंबल्स को और कुछ कंबाइनिंग कैपेसिटी को उस पर्टिकुलर एलिमेंट की। कंबाइनिंग पावर मतलब कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, और उसी को हम वैलेंसी भी कहते हैं। वैलेंसी को यूज किया जाता है ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि हाउ द एटम ऑफ एन एलिमेंट वो कंबाइन किस तरह से होगा एटम दूसरे अनदर एलिमेंट के एटम के साथ में। वैलेंसी ऑफ द एटम जो है किसी भी एलिमेंट की वो थॉट किया जाता है एज अ हैंड्स एंड आर्म्स ऑफ एन एटम। ह्यूमन बीइंग के पास में 2 आर्म्स हैं और ऑक्टोपस के पास में 8 आर्म्स है। अगर एक ऑक्टोपस को कैच करना है या बनाना है आपको कुछ पीपल्स के थ्रू या ह्यूमंस का यूज करके इस मैनर में कि सारे के सारे 8 आर्म्स जो हैं ऑक्टोपस के बन जाए और बोथ आर्म्स ऑफ ह्यूमन जो है वो लॉक हो जाए, तो इस तरह से कितने ह्यूमंस की आपको जरूरत पड़ेगी। तो रिप्रेजेंट करता है ऑक्टोपस, हम O से रिप्रेजेंट करेंगे और ह्यूमंस को H से करेंगे। कैन यू राइट द फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन? तो हम लिख सकते हैं OH4। तो O हमारा ऑक्टोपस है और H4 मतलब 4 ह्यूमंस अगर हम लेते हैं तो एक ह्यूमन के 2 आर्म्स हैं तो 4 ह्यूमंस के 8 आर्म्स हमको मिल जाएंगे, मतलब ऑक्टोपस बन सकता है। तो ये सबस्क्रिप्ट जो है 4 वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ह्यूमन को जो ऑक्टोपस के लिए हेल्ड किए जाएंगे। वैलेंसीज जो हैं कुछ सिंपल और पॉलीएटॉमिक आयंस की वो दी गई हमें टेबल 3.6 में, और यहाँ पर हमें इसके बारे में स्टडी करना है और वैलेंसी के बारे में और ज्यादा हाईली आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा फ्रेंड्स। टेबल 3.6 में कुछ कॉमन सिंपल और पॉलीएटॉमिक आयंस दिए हुए हैं जिसमें वैलेंसी 1 वाले सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Co पॉजिटिव, ये सिंबल्स हैं। वहीं नॉन मेटेलिक की बात करें तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव, पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करें तो अमोनियम NH4 पॉजिटिव। इस तरह से वैलेंसी बढ़ते जा रही है। अगर मैग्नीशियम की देखेंगे तो Mg2 पॉजिटिव आएगा, मतलब यहाँ पर वैलेंसी क्या है 2 है मैग्नीशियम की, इसलिए 2 पॉजिटिव। वेल ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड हमारा नॉन मेटालिक एलिमेंट होता है और इसमें ऑक्साइड की सिंबल हम देखेंगे तो O2 नेगेटिव आएगा क्योंकि ऑक्साइड की वैलेंसी जो है वो है 2। कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट CO3 के फॉर्म में होता है और 2 नेगेटिव इसका हमारा
सिंबल होगा। इस तरह से यहाँ पर हमें ये एलिमेंट्स दिए गए हैं। एक और चीज यहाँ पे दी हुई है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो मोर देन वन वैलेंसी शो करते हैं। रोमन न्यूमरल्स आपको कुछ नंबर्स के आगे या नाम के आगे दिखेंगे, जैसे आयन के आगे 2 ब्रैकेट में बना हुआ है स्टार, मतलब ब्रैकेट में 2 लिखा है, स्टार बना है, कॉपर के आगे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स है इनकी वैलेंसी मोर देन 1 हो सकती है। रूल्स जो हमें फॉलो करने चाहिए जब हम राइट करते हैं किसी भी केमिकल फॉर्मूले को, तो वो रूल्स यहाँ पर दिए हैं। वैलेंसीज और चार्ज जो है किसी भी आयन का वो बैलेंस्ड होना चाहिए। जब कोई कंपाउंड जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों है तो नेम और सिंबल जो है मेटल का वो पहले लिखा जाएगा, अगर उसका नॉन मेटल जो है उसका नेम और सिंबल बाद में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें CaO, सोडियम क्लोराइड की बात करें NaCl, आयरन सल्फाइड की FeS, कॉपर ऑक्साइड की CuO। यहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर ये नॉन मेटल्स हैं और इसीलिए ये राइट में लिखे गए हैं। वहीं पे कैल्शियम, सोडियम, आयरन और कॉपर मेटल्स हैं और इसीलिए इन्हें लेफ्ट में लिखा गया है। वो कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस के थ्रू, तो आयन जो है उसमें एनक्लोज किया जाता है ब्रैकेट के अंदर बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो को इंडिकेट करने के लिए। फॉर्मूले अगर सिंपल कंपाउंड की बात करें तो सिंपलेस्ट कंपाउंड्स की बात करें तो ये मेडअप ऑफ होते हैं 2 डिफरेंट एलिमेंट्स से जिन्हें बाइनरी कंपाउंड भी कहते हैं। वैलेंसीज जो होती है ऐसे कुछ आयंस की वो गिवन की गई है हमें 3.6 में, टेबल 3.6 में, और यूज कर सकते हैं हम इनका ताकि हम फॉर्मूले लिख सकें किसी भी कंपाउंड के। जब आप राइट करते हैं कोई भी केमिकल फॉर्मूले को किसी कंपाउंड के लिए तो कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट आपको लिखना पड़ता है और उसकी वैलेंसीज लिखनी पड़ती है, जैसे हमें शो किए गए हैं नीचे। आप क्रॉसओवर कर सकते हैं वैलेंसीज को, एटम्स को, कंबाइनिंग एटम्स की वैलेंसीज को क्रॉसओवर हमें यहाँ पर करना होता है। एग्जाम्पल हमें हाइड्रोजन क्लोराइड का दिया है, सिंबल है H फॉर हाइड्रोजन, Cl फॉर क्लोराइड, और इनकी वैलेंसी है H की 1, क्लोराइड की 1। तो यहाँ फॉर्मूला जो है हमारे कंपाउंड का वो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको वैलेंसी को, तो HCl हमारा फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड का भी दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड तो H और S है, हाइड्रोजन की 1 है, सल्फाइड की 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फॉर्मूला है H2S। कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी यहाँ दी हुई है, आप इसे भी देख सकते हैं। फॉर्मूला किसी भी आयोनिक कंपाउंड का सिंपली एक होल नंबर रेशियो होता है पॉजिटिव का और नेगेटिव आयंस का उस स्ट्रक्चर में। मैग्नीशियम क्लोराइड में जब हम राइट करते हैं सिंबल कैटायन का तो Mg2 पॉजिटिव होता है जो फर्स्ट होता है, फॉलोड बाय सिंबल ऑफ एनायन जो है क्लोरीन नेगेटिव, और उनके चार्जेस जो हैं वो क्रिस क्रॉस किए जाते हैं ताकि फॉर्मूला मिल सके। फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl, Mg का है चार्ज 2 पॉजिटिव, Cl का है 1 नेगेटिव, फॉर्मूले में क्रिस क्रॉस हो जाएगा तो ये हमारा फॉर्मूला बना MgCl2। इसीलिए मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इसमें 2 क्लोराइड आयंस होते हैं, Cl नेगेटिव एक के लिए ईच के लिए, और मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो बैलेंस किया जाता है एक दूसरे के साथ और ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। नोट कीजिए एक चीज को, इस फॉर्मूले को आप, और चार्जेस जो है आयंस के वो इंडिकेट नहीं किए जाते, ये चीज को आपको याद रखना है। सबसे पहला एग्जांपल है हमें यहाँ दिए हुए हैं फॉर्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। यहाँ पर थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए AlO हमें लेना है, AlO तो Al फॉर एल्यूमिनियम एंड O फॉर ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम के लिए हमारा एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो है 3, ऑक्सीजन की 2 है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा Al2O3। फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड का भी इसी तरह हमें करना है। यहाँ पर वैलेंसीज जो है 2 एलिमेंट की वो सेम है तो आप अराइव कर सकते हैं, यू में अराइव द फॉर्मूला Ca2O2, पर हम सिंप्लीफाई करते हैं इस फॉर्मूले को CaO से, क्योंकि मैंने कहा अगर दोनों की वैलेंसी सेम है तो वो न्यूट्रल हो जाता है। सोडियम नाइट्रेट के लिए भी यही चीज है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी। नोट कीजिए कि फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH/2 और CaOH2 नहीं लिख सकते इसे, हम ब्रैकेट का यूज करते हैं जब 2 और मोर सेम आयंस फॉर्मूले में होते हैं। ब्रैकेट अराउंड OH है क्योंकि यहाँ पे सब्सक्रिप्ट किया गया है 2 जो इंडिकेट करता है 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, 2 हाइड्रोक्सिल आयन को जो ग्रुप किए गए हैं 1 कैल्शियम एटम के साथ में। अदर वर्ड्स में बात करें तो 2 एटम्स, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में होता है। सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो सिंबल या फॉर्मूला देखिए तो Na
फॉर सोडियम एंड CO3 फॉर कार्बोनेट। Na का चार्ज है 1 पॉजिटिव और CO3 है 2 नेगेटिव। हमने इसे क्रिस क्रॉस किया है तो हमें फॉर्मूला मिला है सोडियम कार्बोनेट का जो है Na2CO3। अब वो एग्जाम्पल में ब्रैकेट जो है वो नीड नहीं थे या जरूरत नहीं थी उनकी, क्योंकि वहां पर ओनली 1 आयन प्रेजेंट था। अमोनियम सल्फेट भी सेम थिंग है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला NH4SO4। NH4 हमारा अमोनियम के लिए जो है 1 पॉजिटिव, सल्फेट के लिए SO4 2 नेगेटिव, और इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूले में हमने ब्रैकेट दिया है NH4/2 एंड SO4, क्योंकि यहाँ पे NH4 हमारा ऑलरेडी था और हमें बाय 2 लेना पड़ा इसके चार्ज के लिए, तो हमें इसके लिए NH4 को ब्रैकेट देना पड़ा। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर मास जो है सेक्शन 3.2.2 में हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास को, और ये कंसेप्ट एक्सटेंड किया गया टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास से अब उसे एक्सटेंड करके मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए हमें एक कंसेप्ट लाया गया है। मॉलिक्यूलर मास किसी सब्सटेंस का क्या होता है, तो ये सम होती है एटॉमिक मास की उसके सारे एटम्स की इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर और इसीलिए रिलेटिव मास किसी मॉलिक्यूल का एक्सप्रेस किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट में, दैट इज यू से। जैसे एग्जांपल दिया है, कैलकुलेट करना है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हमें वाटर का, और कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो एटॉमिक मास के लिए हमें हाइड्रोजन का 1U पता है, ऑक्सीजन का 16 है। सो मॉलिक्यूलर मास जो है हमारा एटॉमिक मास, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ऑक्सीजन का हमें पता है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे 2 एटम्स है हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का। तो 2 एटम हाइड्रोजन के है मतलब 2 into 1, और 1 ऑक्सीजन का हमें 1 into 16 या 16 into 1, जिसे हम कह सकते हैं ये होता है टोटल 18। वही हमको मॉलिक्यूलर मास HNO3 का निकालना है, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 एटम्स हमें यहाँ पे ऑक्सीजन के लगेंगे, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 3 टाइम्स लेना है। तो ये आएगा 16 3s are 48 प्लस 14 प्लस 1 दैट इज 63। फॉर्मूला यूनिट मास की बात करते हैं, तो फॉर्मूला यूनिट मास किसी सब्सटेंस का सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम होते हैं उस फॉर्मूले में यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, फॉर्मूला यूनिट जो होता है उस कंपाउंड का, वो सारा का सारा ऐड करके हमें फॉर्मूला यूनिट मास मिलता है। फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट किया जाता है सेम मैनर में जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया है। ओनली डिफरेंस इसमें ये है कि हमें वर्ड फॉर्मूला यूनिट इसलिए यूज किया है, उन सब्सटेंस के लिए यूज किया गया है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो आयंस होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ये डिस्कस किया था हमने अब कि इसका फॉर्मूला है NaCl, और इसका फॉर्मूला यूनिट मास किस तरह से कैलकुलेट होगा, तो Na के दैट इज 23 into 1 और Cl का 35.5 Cl का है, और उसका भी एक ही हमारे पास में एटम है, तो ये into 1 होगा, दैट इज टोटल इनका होगा 58.5। कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास CaCl2 का, जिसमें एटॉमिक मास Ca का प्लस 2 एटॉमिक मास ऑफ Cl2, क्योंकि Cl2 है, हमें 2 एटम्स का लेना है, तो यहाँ पे 35 into 2 करेंगे दैट इज 71, और प्लस 40 जो हमारे Ca का एटॉमिक मास है दैट इज 111 हमारा इसका एटॉमिक मास आएगा या फॉर्मूला यूनिट मास आएगा CaCl2 का। मोल कंसेप्ट की बात करें तो एक एग्जांपल लीजिए किसी रिएक्शन का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के वाटर फॉर्म करने के लिए 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एटम्स प्लस ऑक्सीजन मतलब O2 आप लेंगे तो 2H2O फॉर्म होगा। ये जो अब रिएक्शन है ये क्या इंडिकेट करती है, तो 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के जब कंबाइन करते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म होते हैं। या 4U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आप लेते हैं, कंबाइन करते हैं 32U ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ, तो 36 म्यू जो है वाटर मॉलिक्यूल्स वो फॉर्म होता है। आप इन्फर कर सकते हैं अब इक्वेशन से कि क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो कैरेक्टराइज की जाती है उसके मास से और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, पर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट करती है डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल जो टेक्स प्लेस हो रहे हैं या पार्ट ले रहे हैं उस रिएक्शन के अंदर, और इसीलिए ये बहुत ही कन्वीनियंट वे है टू रेफर द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर हमें देखना है उसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स का rather than उनके मासेस। सो न्यू यूनिट जो है वो मोल जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है। एक मोल का मतलब है किसी भी स्पेसिस का, मतलब देख लें जैसे एटम की बात करें या मॉलिक्यूल्स की बात करें, आयंस या पार्टिकल्स की बात करें, तो 1 एटम या 1 मोल इज द क्वांटिटी दैट इन नंबर हैविंग द मास इक्वल टू इट्स एटमिक या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, है ना। तो यहाँ पर पहले हम इस चार्ट को देखेंगे जो रिलेशनशिप बता रहा है मोल की एवोगैड्रोस नंबर और मास।
मोल अगर है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, इसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन है। उसके बाद में 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ये हम बोल सकते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर है तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में। इसी तरह से ये मोल का कंसेप्ट चलता है कि आप कोई भी चीज ले लीजिए, कोई भी पार्टिकल ले लीजिए, उसको 6.022 इंटू 10⁻23 तो आएगा ही, और उतने पार्टिकल किसके रहेंगे, उस एटम के, उस मॉलिक्यूल के, उस पार्टिकल के। उसी तरह कोई मॉलिक्यूल लेंगे तो मॉलिक्यूल में भी सेम चीज यहाँ पर परफॉर्म होगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आयन की बात करें जो प्रेजेंट होता है 1 मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस में, वो फिक्स्ड होता है विद द वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, और ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन की गई वैल्यू है। ये नंबर जो है, ये नंबर को एवोगैड्रोस कांस्टेंट या एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है n 0 से। नेम इन ऑनर ऑफ इटालियन साइंटिस्ट जिनका नाम था अमेडियो एवोगैड्रो। इन्होंने बताया था कि 1 मोल किसी भी चीज का वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इन नंबर। जैसे कि हम कहते हैं एक डजन का मतलब होता है 12 नंबर्स में, 1 ग्रॉस मतलब 144 नंबर्स। तो इस तरह से 1 मोल की बात करें तो वो होगा 6.022 इंटू 10⁻23। इसके अलावा रिलेटेड टू नंबर, बिसाइड बीइंग रिलेटेड टू नंबर, मोल जो है उनका 1 मोर एडवांटेज है डजन के ऊपर या ग्रॉस के ऊपर। ये एडवांटेज है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज आल्सो फिक्स्ड। मास जो होगा उस 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस का वो भी फिक्स्ड होगा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास ग्राम में जो है वही सेम होगा उसका 1 मोल ऑफ वो सब्सटेंस। एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का हमें देता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट, मतलब U। और इस तरह से मास अगर हमको लेना है, किसी चीज का मास फाइंड आउट करना है 1 मोल ऑफ एटम का उस पर्टिकुलर एलिमेंट में, तो ये होता है मोलर मास। और हम सेम न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसे ले सकते हैं, पर जो यूनिट्स है वो चेंज करने पड़ेंगे, U to G फॉर ग्राम। मोलर मास किसी भी एटम का, इसे ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 U है, तो ग्राम एटॉमिक मास हम हाइड्रोजन का 1 ग्राम कंसिडर करेंगे। 1 U हाइड्रोजन has only 1 atom of hydrogen, पर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में 1 मोल एटम हो सकते हैं, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो सकते हैं हाइड्रोजन के। सिमिलरली ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया है, ऑक्सीजन में 16 U ऑक्सीजन लिया, मतलब सिर्फ एक एटम ऑक्सीजन का है, पर 16 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो 1 मोल एटम उसके अंदर होगा, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा। और फाइंड करने के लिए किसी भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास को या मोलर मास को किसी भी मॉलिक्यूल के हमें न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रखनी पड़ेगी एज द मॉलिक्यूलर मास, पर सिंपली चेंज करना पड़ेंगे उसके यूनिट को, दैट इज U to G। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं मॉलिक्यूलर मास वाटर का H2O जो है 18U। फ्रॉम हियर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 18U ऑफ वाटर जो है उसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, पर 18 ग्राम ऑफ वाटर आप लेंगे तो उसमें 1 मोल मॉलिक्यूल होगा वाटर का, जिसकी वैल्यू होगी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। केमिस्ट को जरूरत पड़ती है नंबर ऑफ एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की जब वो कैरी आउट करते हैं रिएक्शंस को, और इसके लिए उन्हें जरूरत होती है रिलेट करने की मास इन ग्राम्स को टू द नंबर, और ये डन किया जाता है इस तरह से, मतलब 1 मोल है मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर है, ये रिलेटिव मास है ग्राम्स में, और इसीलिए 1 मोल जो है इज अ केमिस्ट काउंटिंग यूनिट। 1 मोल के थ्रू केमिस्ट जो है वो काउंटिंग करते हैं। मोल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1896 में विलियम ऑसवाल्ड ने, जिन्होंने डिराइव किया था इस टर्म को लैटिन वर्ड मोल से। लैटिन वर्ड है ये मोल्स, जिसका मीनिंग होता है हिप या पाई, और सब्सटेंस जो कंसिडर किया जाता है एज अ हिप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स, इसी को मोल कहते हैं। और यूनिट जो है मोल का वो एक्सेप्ट किया गया था 1967 में, ताकि वो प्रोवाइड कर सके एक सिंपल वे उसे रिपोर्ट करने के लिए लार्ज नंबर में। मैसिव हीप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक सैंपल में हो सकते हैं।
यहाँ एग्जाम्पल है जिसमें हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स को, जैसे 52 ग्राम ऑफ He, फाइंड मोल इन मास फ्रॉम मास। मास से हमें मोल को फाइंड आउट करना है। 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ He एटम्स, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो सबसे पहले वाले में हमें नंबर ऑफ मोल्स n, गिवन मास m, मोलर मास m, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N, m और n आपको देखना है। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है n0। एटॉमिक मास अब He का क्या है, वो है 4u। मोलर मास He का 4 ग्राम। तो हम ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, गिवन मास में अपॉन मोलर मास हमें लेना होगा। गिवन मास हमारा हमने क्या लिया था ऊपर, n हमारा छोटा है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए n डिनोट किया है, इज इक्वल टू m अपॉन m। m इज फॉर गिवन मास स्मॉल m एंड मोलर मास के लिए कैपिटल M। 52 अपॉन 4 दैट इज 13। तो 13 हमारा आ गया नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह से 1 मोल की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 हमें पता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, जिसमें हमें गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैपिटल N से डिनोट किया है, वेल एवोगैड्रोस नंबर को N0 से, और यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करनी है जो है 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, जिसका आंसर आता है 2। मतलब 2 क्या है, हमारे नंबर ऑफ मोल्स है। फिर एग्जाम्पल है जिसमें हमें मास निकालना है, फॉलोइंग हमें जो दिए हैं उनका, जैसे 0.5 मोल ऑफ N2 गैस है, तो मोल हमें निकालना है मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल। मोल दिया हुआ है आपको, मास निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो मास निकालने के लिए मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स आपको लेना है। स्मॉल m से हमने मास डिनोट किया है, मोलर मास कैपिटल M, और नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से डिनोट किया है। वैल्यूज पुट आउट करनी है हमें, जो है 28 इंटू 0.5, तो वो होती है 14 ग्राम। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में इस तरह से आगे हमें जो जो नंबर्स दिए हुए हैं, आपको सिर्फ इनके फॉर्मूलेस को याद रखना है ताकि आप इजीली उसमें वैल्यूज पुट कर सकें और अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकें। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस चैप्टर को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है।